हेलो गाइस, सॉल्यूशन इज़ द बेस्ट में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ बीए प्रोग्राम फर्स्ट सेमेस्टर बेसिक कंसेप्ट एंड आइडियाज़ का जो सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड ये टॉपिक है। इससे पहले मैंने यूनिट 1 कवर करवा दिया था, उसमें ऑल चैप्टर्स जो थे वो सेपरेटली मैंने वीडियोस बनाई थी उसके ऊपर। लेकिन आप लोगों के पास टाइम बहुत कम है, इसलिए मैं आपके लिए सिर्फ जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, मैं आपको वही प्रोवाइड करवाने वाली हूँ हर एक चैप्टर में से। ये है यूनिट 2 में से, जिसमें समाजीकरण से रिलेटेड टॉपिक है फर्स्ट चैप्टर इसका, जिसे अगर नॉर्मली चैप्टर से रिलेटेड देखा जाए तो ये 5th चैप्टर है, और यूनिट 2 में से देखा जाए तो यूनिट चैप्टर 1 है। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि इससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं मैं आपको प्रोवाइड करवा सकूं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले हमें पढ़ना है कि समाजीकरण होता क्या है। सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए कि सबसे पहले समाजीकरण होता क्या एक्चुअल में, और जो एक छात्र है उसमें समाजीकरण की क्या भूमिका है, और समाजीकरण का विकास करने के लिए जो विभिन्न संस्थाओं की क्या क्या भूमिकाएं उसमें रही हैं। तो यह टॉपिक्स इसमें बताया गया है इस पूरे चैप्टर में, तो आज हम वही डिस्कस करेंगे। तो जिसमें सबसे पहला टॉपिक है समाजीकरण। समाजीकरण जिसे इंग्लिश में बोला जाता है सोशलाइजेशन। अब समाजीकरण के वर्ड से ही पता लग रहा है हमें कि समाजीकरण होता क्या है। समाजीकरण मतलब इसका कनेक्शन होता है समाज से। समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से मनुष्य समाज के विभिन्न व्यवहार, रीति रिवाज और गतिविधियाँ इत्यादि सीखता है। अब समाजीकरण एक प्रकार से एक प्रक्रिया के रूप में से देखा है, जिसके माध्यम से जो इंसान है समाज में रहकर, समाज में जितने भी व्यवहार है, इंसान जो सोसाइटी में, जिस सोसाइटी में इंसान रहता है उस सोसाइटी के वहाँ के नेचर, बिहेवियर वहाँ के देखे जाते हैं, वहाँ का व्यवहार देखा जाता है, एनवायरनमेंट देखा जाता है, वहाँ के रीति रिवाज देखे जाते हैं, गतिविधियाँ वगैरह, मतलब कि कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं, सोशल एक्टिविटीज़, उनके थ्रू जो है वो बच्चा सीखता है। और जैविक अस्तित्व से सामाजिक अस्तित्व में मनुष्य का रूपांतरण भी समाजीकरण के माध्यम से ही होता है। समाजीकरण के माध्यम से ही जो एक बच्चा है उसके जैविक अस्तित्व से लेकर वो सामाजिक अस्तित्व में उसका जो ट्रांसफ़र है होता है। कि जैविक अस्तित्व क्या होता है कि बच्चा जब घर में पल रहा होता है, उसकी लाइफस्टाइल जो होती है उसका कनेक्शन किससे हो जाता है, समाज से कनेक्ट हो जाता है, उसका ट्रांसफ़र किससे हो जाता है, समाज से। कि जो भी सोशल एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें इन्वॉल्व होता है बच्चा, तो समाजीकरण के माध्यम से ही सामाजिक अस्तित्व में उसका ट्रांसफ़र होता है। समाजीकरण के माध्यम से ही वह संस्कृति को आत्मसात करता है, जो संस्कृति निभाई जाती है। अब देख लो कि नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, अलग अलग संस्कृति के लोग वहाँ पे रहते हैं, अलग अलग उनका रखरखाव है, लाइफस्टाइल उनकी अलग है, पहनावा वहाँ का अलग है, खान पान अलग होता है। साउथ की साइड में देख लोगे वहाँ पे अलग अलग टाइप की चीज़ें होती हैं, वहाँ के रीति रिवाज अलग होते हैं। नॉर्थ की साइड में देख लोगे वहाँ के रीति रिवाज अलग होते हैं। अब जो है इंडिया के जैसे कि दिल्ली में ही देख लो कि अलग अलग टाइप के लोग रहते हैं, पंजाब में अलग होता है, अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग तरीके की चीज़ें होती हैं, वहाँ पर संस्कृतियों का सृजन किया जाता है। और समाजीकरण की प्रक्रिया मनुष्य का संस्कृति के भौतिक और अभौतिक रूप से परिचित कराती है। जो संस्कृति है मनुष्य का संस्कृति से जो है परिचय कराती है समाजीकरण के थ्रू ही। जो बच्चा है सीखने की ये प्रक्रिया समाज के नियमों के अधीन चलती है। जो सीखने की ये प्रक्रिया जो होती है, क्योंकि जो बच्चा होता है घर में पल रहा होता है, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे बड़ा होता है उसका कनेक्शन किससे हो जाता है, सोसाइटी से। तो सीखने की ये जो प्रक्रिया होती है समाज के नियमों के अधीन चलती है। समाज में जो जो नियम बनाए जाते हैं उसी के अकॉर्डिंग ही जो बच्चा है सीखता है, समझता है और आगे अपनी लाइफस्टाइल जीता है। समाजशास्त्र की भाषा में कहे तो समाज में अपनी परिस्थिति या दर्जे के बोध और उसके अनुरूप भूमिका निभाने की विधि को हम समाजीकरण के जरिए ही आत्मसात करते हैं। जो समाजशास्त्र है इनकी भाषा में कहा जाता है कि जो भी परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं या दर्जे के बोध के रूप में देखा जाए या उसके अनुरूप, उसके अकॉर्डिंग देखा जाए, भूमिका निभाने की विधि को ही समाजीकरण के जरिए ही आत्मसात किया जाता है। कि जो बच्चा होता है वो जो एक्टिविटी करता है वो समाज से ही अकॉर्डिंग ही करता है। समाज में जितनी भी चीज़ें होती हैं, जितनी भी एक्टिविटीज़ दी जाती हैं, उनके द्वारा जो जो रीति रिवाज बनाए जाते हैं उसी के अकॉर्डिंग बच्चा सीखता है, जानता है। ये सब किससे होगा, समाजीकरण के ज़रिए ही वो आत्मसात करता है। आत्मसात होता है, उस चीज़ को गेन करता है, उस नॉलेज को गेन करता है अपने अंदर। और समाजीकरण व्यक्ति के सामाजिक रूप से क्रियाशील बनाता है। सामाजिक रूप से काम करने के लिए उसको बहुत ज़्यादा पावरफुल बनाता है कि समाज के अंदर में रहकर ही वो काम करे।
अगर वो समाज में बनाए गए रीति रिवाजों के अलावा कोई और काम करता है तो उसको बिल्कुल अलग कर दिया जाता है समाज से। जैसे कि वैसे धर्मों के आधार पर भी देखा जाए, जैसे कि सामाजिक रूप से समाज में काफ़ी लोगों को अलग किया जाता है। जैसे महिलाओं को पहले के टाइम पे बहुत ज़्यादा दूसरे तबके में रखा जाता था। विकलांगों के बारे में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, जैसे कि विकलांगों को भी समाज से बिल्कुल अलग रखा जाता था, सोशल एक्टिविटीज़ से बिल्कुल अलग रखा जाता था, उनको बिल्कुल ही अपाहिज के रूप में देखा जाता था, उनके साथ सिर्फ सहानुभूति दिखाते थे, इसके अलावा और कुछ नहीं करते थे। तो क्या होता था कि जो सामाजिक रूप से जो क्रियाशील बनाया जाता है, किसके, समाजीकरण व्यक्ति को ही सामाजिक रूप से क्रियाशील बनाता है। समाजीकरण के थ्रू ही जो बच्चा है समाज में से कनेक्ट होता है और जो सोशल एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें इन्वॉल्व होता है, और इसी के माध्यम से संस्कृति के अनुरूप आचरण करने का विवेक विकसित होता है। आचरण, जो भी आचरण का मतलब ये होता है एक प्रकार से करेक्टर, जैसे वैसे तो इसे करेक्टर के रूप में से देखते हैं। संस्कृति के अकॉर्डिंग ही जो उसका आचरण है, जो भी चीज़ें वो अपने अंदर समेटता है, जो संस्कृति के थ्रू ही जो संस्कृतियाँ अपनाई जाती हैं, जहाँ पे भी होता है, रीति रिवाज जो होते हैं अलग होते हैं। धर्मों के आधार पर देख लो, मोमडन्स के अलग होते हैं, हिंदुओं के अलग रीति रिवाज होते हैं, उनकी संस्कृति अलग होती है, अरब कंट्रीज़ की अलग होती है। तो उनके आचरण को जो है आचरण करने का विवेक विकसित होता है उसके अंदर, कि वो चीज़ वो एक्सेप्ट करता है कि हाँ इस संस्कृति में ये होता है। अब अंग्रेज़ लोगों के अलग रीति रिवाज होते हैं और भारतीयों के अलग रीति रिवाज होते हैं, उनकी संस्कृति अलग होती है, पहनावा अलग होता है, तो उनको अपनाने में जो है उसका विकास करता है इंसान के अंदर, और इसके लिए व्यक्ति द्वारा सांस्कृतिक मूल्यों का जो अभ्यंतीकरण किया जाता है वह समाजीकरण का ही एक रूप है। अब ये अभ्यंतीकरण क्या होता है? अभ्यंतीकरण होता है एक प्रकार से आंतरिकरण जिसे बोलते हैं, कि इंटरलाइजेशन होता है एक प्रकार से जो भी बच्चा होता है अपने आसपास जो भी चीज़ें देखता है वो अंदर अपने समेट लेता है, उसको समाजीकरण के रूप ही एक प्रकार से इसे देखा जाता है। अब ये सब जितने भी टॉपिक्स मैंने बताए हैं ये समाजीकरण को एक प्रकार से जो है डिफाइन करने के तरीके हैं, कि पॉइंट्स जो मैंने बताए हैं आपको। पर जो समाजीकरण है उसके विश्लेषण और अध्ययन के बारे में इस बात पर ध्यान रखना चाहिए कि सीखने की प्रक्रिया में सामाजिक मानदंडों व संस्कृति की सबसे ज़्यादा अहमियत होती है। यानी अस्वीकार कर जो कुछ सीखा जाता है, जैसे हत्या, चोरी और अन्य आपराधिक वारदातें, वरना उन्हें समाजीकरण में नहीं गिना जाता। अब समाजीकरण में ये तो नहीं होता कि समाज में जितनी भी चीज़ें होती हैं समाज में, जैसे कि जो भी यहाँ पे हत्या, चोरी और जितने भी अपराध होते हैं वो समाजीकरण में नहीं गिने जाते हैं। समाजीकरण में जो होते हैं सही गुणों का विकास होता है समाज में रहकर। अब सोसाइटी में जैसे कि देखा जाए कि जो भी पर्यावरण मुद्दे को लेकर लोगों ने रैली निकाली थी समाज में इन्वॉल्व होने के लिए, ना जाने कितने लोग इसमें इन्वॉल्व हुए थे, बच्चे बूढ़े सब इन्वॉल्व हुए थे। तो एक प्रकार से ये समाज में जुड़ने का काम होता है, कि समाज एक ऐसा पावरफुल जो होता है मुद्दा, कि जो भी जितने भी समाज में रहने वाले जितने भी लोग हैं वो अगर इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं तो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाते हैं। वो किसी भी चीज़ पर दबाव डाल सकते हैं, सरकार हो, किसी इंसान पर हो, कुछ भी हो तो उस पर दबाव वो डाल सकते हैं। तो जितनी भी चीज़ें होती हैं ये अपराध वगैरह जो होते हैं ये सब समाजीकरण में इन्वॉल्व नहीं होते हैं। इनकी गिनती विपथगामी व्यवहार में होती है। विपथगामी मतलब कि बिल्कुल अपोजिट होती है। इन्हें सीखने वाला व्यक्ति जो होता है समाज की मुख्यधारा के विपरीत माना जाता है। समाज में जितनी भी रूल्स बनाए गए हैं, रीति रिवाज बनाए गए हैं, उसके अपोजिट माना जाता है बिल्कुल। और जितनी भी ये जो अपराध वगैरह होते हैं ये बिल्कुल भी समाज में इन्वॉल्व नहीं किया जाते। समाज में अच्छे गुणों का विकास किया जाता है और जो समाज है उसमें सकारात्मक योगदान देने की अवस्था भी नहीं रहता है। जो सकारात्मक योगदान देने की अवस्था में भी नहीं रहता है, जो बिल्कुल इसके अपोजिट होता है, जो अपराध वगैरह करता है, गलत काम करता है, वो सब समाज में नहीं गिना जाता है। और इन नकारात्मक क्रियाओं और आचरणों को प्रायः विफल समाजीकरण के उदाहरण की तरह देखा जाता है। कि सफल समाजीकरण वो होता है जो सकारात्मक रूप से उसमें इन्वॉल्व होता है, लेकिन विफल समाजीकरण के रूप में कैसे देखा जाता है? जो गलत चीज़ों में इन्वॉल्व होता है। समाज में तो अच्छी बुरी चीज़ें दोनों ही होती हैं। अब जो बुरी चीज़ों को इन्वॉल्व करेगा वो विफल समाजीकरण के रूप में एक प्रकार से परिभाषित किया जाएगा, और जो भी अच्छी चीज़ों को इन्वॉल्व करेगा उसमें तो वो सफल समाजीकरण के उदाहरण के रूप में उसे देख सकते हैं। तो ये मैं थोड़ा सा ये लिखे हुए हैं जितने भी पॉइंट्स आप थोड़ा सा इसे पढ़ लेना। समाजीकरण की जो एक महत्वपूर्ण विशेषता ये भी है कि ये जीवन प्रति चलने वाली प्रक्रिया है और व्यक्ति की परिस्थिति व सामाजिक भूमिकाएं बदलती रहती है और उनके अनुरूप व्यवहार के लिए उसे आचरण और व्यवहार के नए प्रतिमान सीखने पड़ते हैं।
ये जो है जीवन प्रति चलने वाली प्रक्रिया है एक प्रकार से समाजीकरण जो है, इसके कुछ विशेषताएं जो बुक में दे रखी हैं, आप थोड़ा सा अगर उसे पढ़ लेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि क्या क्या इसकी विशेषताएं हैं। एग्जाम्पल के रूप में इसमें दे रखा है कि उदाहरण के लिए बचपन में जहाँ बच्चा समाजीकरण के माध्यम से माता पिता, संबंधी और बुजुर्गों से व्यवहार करना सीखता है, वहीं युवावस्था में उसे नए सिरे से दफ्तर में अपने सहयोगियों, वरिष्ठों, पड़ोसियों आदि से व्यवहार के तौर तरीकों को सीखना पड़ता है। अब देखो, छोटा सा बच्चा होता है, जैसी फैमिली होती है उसके उनके रीति रिवाज जैसे होते हैं वैसे ही बच्चा सीखता है। अब धीरे धीरे जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा वो सोसाइटी से जुड़ेगा, जहाँ पे वो काम करेगा उससे जुड़ेगा, स्कूल में जितने भी बच्चे होते हैं उनसे जुड़ेगा, यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाएगा उनसे अलग जुड़ेगा, और उसके बाद जब वो जॉब वगैरह करेगा तो उन लोगों के साथ बिहेवियर अच्छा करने के लिए उनके साथ जुड़ेगा, और यहाँ तक कि वृद्धावस्था में भी नई भूमिकागत अपेक्षाओं के अनुसार संबंधित सामाजिक व्यवहार ग्रहण करता है। और इस प्रकार समाजीकरण में प्रक्रिया है जो जन्म से लेकर मृत्यु तक लगातार चलती ही रहती है। ये जो है जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया, ये विशेषताओं में भी गिनी जा सकती है कि जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया के रूप में भी देखा जाता है इसे, क्योंकि बचपन से लेकर बूढ़े तक बच्चा जो होता है वो कुछ ना कुछ सीखता रहता है। अब ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ समाज से रिलेटेड ही सीखे, हर चीज़ सीख सकता है। अब जैसे कि स्कूल में आता है वो नई नई चीज़ों को सीखेगा, वैल्यूज़ के बारे में जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था, वैल्यू जो होता है उसको ग्रेस्प करता है। तो ये सब हैं जो समाजीकरण वगैरह और भी चीज़ें होती हैं जो बच्चा धीरे धीरे सीखता रहता है बुढ़ापे तक। अब ज़रूरी नहीं है कि बुढ़ापे में, यहाँ तक कि जो युवावस्था में होते हैं या फिर वृद्धावस्था में होते हैं वो भी कुछ ना कुछ अपनी ज़िंदगी में नई नई चीज़ें सीखते रहते हैं। तो ये समाजीकरण एक प्रकार से मैंने आपको इसकी डेफिनेशन के रूप में इसे बताया कि एक्चुअली में समाजीकरण होता क्या है। अब इसमें समाजीकरण की कुछ विशेषताएं बताई गई हैं। समाजीकरण एक गतिशील प्रक्रिया, गतिशील मतलब कि समाजीकरण से क्या होता है कि नई नई चीज़ें जो होता है बचपन से लेकर बुढ़ापे तक जो बच्चा जो होता है, इंसान जो होता है वो कुछ ना कुछ सीखता रहता है, तो गतिशील प्रक्रिया हो गई। दूसरी है इसमें आजीवन चलने वाली प्रक्रिया, जैसे कि मैंने एग्जाम्पल के रूप में बताया था आप लोगों को कि आजीवन चलने वाली है। इसमें कोई ये नहीं है कि फ़िक्स टाइमिंग है कि इसी टाइम तक बच्चा सीख सकता है या समाज से जुड़ सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। समाजीकरण एक सीखने की प्रक्रिया भी है कि सीखता है कुछ ना कुछ बच्चा। और समाजीकरण समाज की सांस्कृतिक विरासत को आत्मसात करता है। जो सांस्कृतिक विरासत है, संस्कृति से जुड़ता है, नई नई रीति रिवाजों को जोड़ता है, जो आगे आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनको भी इस सब चीज़ों से अवगत कराता है। और समाजीकरण व्यक्ति को सामाजिक बनाने की भी एक प्रक्रिया है कि सोशलिज्म एक प्रकार से ही होता है। अब समाजीकरण की आवश्यकता जो होती है, मानव विकास में क्या ज़रूरत है समाजीकरण की आवश्यकता, थोड़ा सा इसे पढ़ लेना, ये मैं एक्सप्लेन नहीं कर रही, बहुत लंबा हो जाएगी वीडियो। अब इसमें जो है समाजीकरण के कारक छोड़कर समाजीकरण के संस्थाएं पढ़ लेते हैं कि जो बालक है उसमें समाजीकरण का विकास करने के लिए उसके घर की भूमिका, परिवार की भूमिका, विद्यालय की भूमिका, समुदाय की भूमिका और मीडिया की भूमिका। अब इसमें एक क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, मैं आपको प्रीवियस इसमें पीछे जो क्वेश्चन दे रखे हैं मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ क्या है। कि सबसे पहला क्वेश्चन है इसमें, समाजीकरण क्या है और अपने जीवन से संबंधित किसी घटना को लेते हुए स्पष्ट कीजिए। समाजीकरण कोई घटना हो गई समाजीकरण में, जैसे कि कोई आंदोलन हो गया, आंदोलन नहीं तो या फिर कोई ऐसा प्रदर्शनकारी काम हो गया। प्रदर्शनकारी में एग्जाम्पल के रूप में आप ये लिख सकते हैं जैसे कि पानी बचाओ को लेकर सेव वाटर का भी कुछ चल रहा था बीच में आंदोलन वगैरह, बहुत ज़्यादा रैली वगैरह भी निकाली गई थी, और पर्यावरण प्रदूषण को लेकर भी बहुत ज़्यादा था। तो वो एग्जाम्पल के रूप में कि आपके समाज में क्या हो रहा है, चल रहा है करेंटली, या किसी संस्कृति को लेकर इन्वॉल्व कर लिया इसे कि क्या संस्कृति है आप लोगों के एरिया में, और आप अपनी लाइफस्टाइल भी लिख सकते हैं इसमें। अब इसमें आता है किसी बालक के सर्वांगीण विकास में समाजीकरण की क्या भूमिका है। ये टॉपिक मैंने आपको बताया, जैसे कि इसको पढ़ लेना थोड़ा सा, ये क्वेश्चन घुमा फिरा के भी आ सकता है कि आप किस प्रकार से जो है किसी बच्चे के अंदर उसके विकास में समाजीकरण की भूमिका के बारे में बताइए। या एक प्रकार से आप ये लिख सकते हैं, इसमें क्वेश्चन आ सकता है कि बालक के समाजीकरण के विकास में आप किस प्रकार से योगदान दे सकते हैं। आप ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ समाज के रूप में देख लें या फिर परिवार के रूप में देख लें। तो ये एक घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये कोई एग्जैक्टली क्वेश्चन इसमें नहीं आएगा कि आप समाज के परिवार की भूमिका बताइए। तो किसी बच्चे के अंदर समाजीकरण का विकास करने के लिए आप क्या क्या तरीके अपना सकते हैं। एक अगर उसमें एग्जाम्पल लिख सकते हैं आप, जैसे कि अगर हम समाज से जुड़े हैं तो समाज में रहकर हम और बच्चों को अवगत करा सकते हैं, ये सब लिख सकते हैं। अगर हम उस फैमिली का हिस्सा हैं तो किस प्रकार से उसमें समाजीकरण से उनको अवगत करवाएंगे, वो सब चीज़ें इसमें घुमा फिरा के पूछा जा सकते हैं।
नेक्स्ट है विद्यालय किसी बालक के सामाजिक विकास में किस प्रकार योगदान देता है। ये दे रखा है, इसमें उदाहरण सहित बताइए। अब ये क्वेश्चन आया हुआ है घुमा फिरा के कि विद्यालय किस प्रकार से सामाजिक विकास में किस प्रकार से योगदान दे सकता है, ये क्वेश्चन आया हुआ है। और समाजीकरण की प्रक्रिया में मीडिया किस प्रकार अपनी भूमिका का निर्वाह करती है, ये भी घुमा फिरा के आया हुआ है। तो विभिन्न संस्थाओं की भूमिका भी पूछा जा सकता है कि किसी बालक में जो है सामाजिक विकास के मतलब कि इस किसी बालक में उसके अंदर अगर सामाजिक विकास करना चाहें तो उसमें विभिन्न संस्थाओं की भूमिका बताइए। तो ये क्वेश्चन इसमें पूछा जा सकता है। तो मैं विभिन्न संस्थाओं की भूमिकाओं के बारे में आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ उसमें। सबसे पहला है घर की भूमिका क्या होती है। समाजीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कोई व्यक्ति उस समाज विशेष के संस्कृति, परंपराओं, विश्वासों, मान्यताओं और रीति रिवाजों को आत्मसात करता है। अब फैमिली में क्या होता है, अब हिंदू धर्म में अलग होता है, मुसलमानों के धर्मों में अलग होता है। तो वो क्या होता है कि उनमें रीति रिवाज वगैरह बहुत सारे होते हैं। जिस सोसाइटी में बच्चा रह रहा होता है तो उसी के रीति रिवाज सीखता है। अब किसी की शादी हो रही होती है तो उसकी रीति रिवाज रस्में अलग होती हैं। उससे पहले हल्दी, मेहंदी, बहुत सारे डेकोरेशन करनी होती है, संगीत, ये सब किए जाते हैं, वो रीति रिवाज होते हैं, संस्कृतियाँ हो गई। अब जो सिख वगैरह होते हैं उनकी शादी कैसे होती है कि गुरुद्वारों में चक्कर लगा के शादी की जाती है। अब मुसलमानों में शादी कैसे होती है, उनमें कबूले करके उनकी शादी होती है। तो ये रीति रिवाज अलग अलग होते हैं। अब उसी को ही बच्चा किस प्रकार से सीखता है। अब जैसे जिस फैमिली में बच्चा रहेगा फैमिली उसी को अकॉर्डिंग सिखाएगी। ऐसा तो है नहीं कि हिंदू धर्म के बच्चे जो पढ़ रहे होते हैं वो मुस्लिम कम्युनिटी को एक्सेप्ट करें, ऐसा तो नहीं हो सकता। ऑब्वियसली उसी धर्म के बच्चे जो होते हैं उसी फैमिली के अकॉर्डिंग वो बच्चे सीखते हैं। तो घर की भूमिका यही हो सकती है। जो बालक के घर को समाजीकरण की सर्वप्रथम पाठशाला के रूप में भी इसे देखा जाता है कि सबसे पहले जो होता है परिवार ही उसको सिखाता है और जो परिवार है वही हर चीज़ बताएगा उसे। ये तो है नहीं कि कोई सामने वाला बच्चा पैदा होता है वो धीरे धीरे मम्मा पापा से सीखता है चीज़ों को। तो एक प्रकार से जो माता होती है वो शिक्षिका होती है और पिता जो होते हैं वो शिक्षक होते हैं। तो ये जो होता है इसका परिवार का भूमिका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। सबसे पहला पॉइंट। दूसरा है परिवार की भूमिका। अब ज़रूरी नहीं है सिर्फ माता पिता ही हो, फैमिली के जो और भी सदस्य होते हैं, जितने भी होते हैं मेंबर्स जितने भी होते हैं उनका भी होता है। माता पिता से यदि बालक के भरण पोषण की आवश्यकता पूरी होती है तो परिवार से उसकी सुरक्षा की आवश्यकता पूरी होती है। भरण पोषण मतलब कि मम्मा पापा पे डिपेंड होता है बच्चा, वो नई नई चीज़ों को सीखेगा, मम्मा पापा से ही हर चीज़ मांगता है, जितनी भी ज़रूरतें होती हैं मम्मी पापा पूरा करते हैं। लेकिन उसकी सुरक्षा की आवश्यकता किससे होती है, परिवार से। ज़रूरी नहीं है सिर्फ मम्मी पापा ही रहें, परिवार के और सदस्य होते हैं, बड़े भाई बहन हो गए, दादा दादी हो गए, चाचा चाची हो गए, ताऊ ताई, ये सब जो होते हैं ये सब फैमिलीज जो होती हैं उनका भी ये भी इन्वॉल्व होते हैं। और समाज के साथ जोड़ने के लिए ये लोग भी इन्वॉल्व होते हैं। अब समाज के साथ अगर वो लोग इन्वॉल्व होंगे तो उनके अपने बच्चों को भी उन सब चीज़ों से जोड़ेंगे। और परिवार ही वह जगह है जब बालक विविध सामाजिक गुण सीखता है। जैसे सद्भाव हो गया। सद्भाव क्या होता है कि एक दूसरे के साथ अच्छी भावना रखना, सहयोग रखना, परस्पर सामंजस्य रखना, त्याग करना, शांत है परिवार से ही उसको मिलता है। तीसरा है बालक के समाजीकरण में विद्यालय की भूमिका क्या होती है। अब बच्चा जो होता है धीरे धीरे बड़ा होता है, वो स्कूल में पढ़ने जाता है। अब किस टाइप के बच्चे मिलते हैं स्कूल में कोई नहीं जानता। अब उन बच्चों को जो है सही से बनाए एक साथ रखने के लिए, एक जैसा बनाने के लिए उसमें जो शिक्षक होते हैं उन पर डिपेंड करता है। विद्यालय उनके अकॉर्डिंग बनाया जाता है कि सभी लोग उसमें जो होते हैं टीचर्स की रिक्वायरमेंट होती है, उनको अच्छे टीचर्स जो होते हैं उनको हायर किया जाता है। उसी बिहाफ पर जो उनके जितने भी स्टाफ होते हैं वो भी सब चीज़ का ध्यान देते हैं बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए। नई नई चीज़ें जो होती हैं, गेम्स की टीचर्स अलग होती हैं, पढ़ाने वाली टीचर्स अलग होती हैं, उनको कंप्यूटर की टीचर्स अलग होती हैं, उनको नई नई नॉलेज प्रोवाइड करवाई जाती है। तो समाजीकरण से रिलेटेड अब देखा जाए तो बुक्स वगैरह उनको प्रोवाइड करवाई जाती है। इस टाइप की बुक्स प्रोवाइड करवाई जाती है जिसका कनेक्शन समाज से भी होता है। अब समाज में क्या क्या चीज़ें चल रही होती है, अब हिस्ट्री पॉल साइंस पढ़ोगे उसमें देखा जाए कानून के बारे में पढ़ा होता है कि समाज में जो होता है, समाज ही एक ऐसी चीज़ होती है जो अगर समाज में रहकर कोई इंसान अगर वो जिस समाज में रहता है उस समाज में रहने के बाद उस समाज के साथ जुड़ता है और जुड़ने के बाद वो बहुत ज़्यादा जो समाज है ना वो पावरफुल बन जाता है। अब वो दबाव डाल सकता है सरकार पर भी, सरकार पर डाले या किसी इंसान पर डाले, जैसे कि मैंने बताया था आपको। तो वो बहुत ज़्यादा पावरफुल बन जाता है, उसको पता होता है कि समाज से जुड़कर हमें मेरा क्या फ़ायदा है।
और समाज की प्रक्रिया में घर और परिवार अपना योगदान तो देते ही हैं, लेकिन अनौपचारिक तरीके से सामाजिक गुणों को जनता और उन्हें अपने व्यवहार को आत्मसात करता है। 3 या 5 वर्ष के पश्चात वह सर्वप्रथम औपचारिक तरीके से जहाँ सामाजिक गुणों का ज्ञान और स्वीकार करने का निर्देश प्राप्त करता है। अब छोटे से बच्चा जो स्कूल में पढ़ रहा होता है, LKG में, नर्सरी में, उसको रहन सहन तौर तरीके सिखाए जाते हैं स्टार्टिंग से। 3-4 साल तक ऐसे ही चलता है। फर्स्ट होता है, LKG होता है, नर्सरी क्लासेस होती हैं, तो बहुत सारी क्लासेस होती हैं। उनमें प्राइवेट स्कूल्स में देखा जाता है, अब तो गवर्नमेंट में भी होने लगा है, नर्सरी क्लास शुरू हो गई है। लेकिन जो 3-4 साल तक बच्चे को मैनर्स सिखाया जाता है, समाज से जुड़ने के लिए उसको तौर तरीके सिखाए जाते हैं कि किस प्रकार से काम होता है। और धीरे धीरे जब 6th क्लास में आ जाते हैं तो उन बच्चों की जो एजुकेशन है वो बढ़ जाती है, और जहाँ सामाजिक गुणों का विज्ञान भी उनको वहाँ पे मिलता है विद्यालय से ही। औपचारिक और अनौपचारिक तरीके से सामाजिक गुणों का ज्ञान जो होता है वो उनको मिलता है। अब विद्यालय में रहने वाले जितने भी बच्चे होते हैं, विद्यालय में पढ़ते हैं बच्चे, तो उनका क्या होता है कि विद्यालय में बालक के सामाजिक गुणों के विकास की प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदारी शिक्षक के पास होती है। अब जैसे टीचर्स होंगे, अब टीचर्स के बिहेवियर बहुत अलग होते हैं, अलग अलग टाइप के टीचर्स मिलते हैं स्कूल में, अलग अलग सब्जेक्ट्स के अलग अलग टाइप के टीचर्स मिलते हैं, उनका बिहेवियर अलग होता है। कुछ बच्चे जो होते हैं अपने टीचर से बहुत प्यार से बात कर रहे होते हैं, कुछ टीचर्स से बच्चे डर रहे होते हैं कि कहीं हमें मार ना दे, कुछ उल्टा सीधा ना बोल दें। तो ये डिपेंड करता है बच्चों पे कि टीचर्स पे कि किस टाइप से बच्चों को पढ़ाना है, उनके अंदर सामाजिक गुणों का विकास करना है। दूसरा है समाजीकरण में समुदाय की भूमिका। अब समुदाय क्या चीज़ है? समुदाय क्या होता है? विद्यालय के बाद जब बालक के सबसे जहाँ सामाजिक गुणों को ग्रहण करता है वह समुदाय ही होता है। अब इसमें लिखा है समुदाय। समुदाय जो वर्ड है इसमें सम उपसर्ग पूर्वक उद धातु से बना है, जिसका अर्थ है वह स्थान जहाँ जब परस्पर मिलकर प्रेम भाव से एक दूसरे की उन्नति हेतु प्रयत्नशील होते हैं। जहाँ मैकावर का कथन उल्लेखनीय है। उनका मत है कि जब भी छोटे या बड़े समूह के समुदाय एक दूसरे के साथ मिलकर रहते हैं तो किसी स्वार्थ की पूर्ति नहीं करते, वे केवल सामान्य जीवन दशाओं में ही रहते हैं। अब देखो, जो भी समुदाय का मतलब इसमें क्या होता है कि एक ग्रुप होता है जिसमें सब लोग मिलजुल के आपस में रहते हैं, बिना किसी लालच के, बिना किसी घृणा करे, वो आपस में प्रेम से रहते हैं, और जो इसमें एक दूसरे की उन्नति के लिए सोचते हैं, वो मिलजुल कर रहते हैं, तो समुदाय उसे बोलते हैं। अब समुदाय की भूमिका इसमें क्या होती है कि समाजीकरण का विकास किस प्रकार से होता है। अब जो भी बच्चा होता है स्कूल से निकलने के बाद समुदाय से जुड़ता है, वहाँ पे लोग मिलते हैं, उनका अच्छा नेचर होता है, मिलजुल के रहते हैं, तो वो लोग जो मिलकर रहते हैं उनको संस्कृति के बारे में बताया जाता है, रीति रिवाजों के बारे में बताया जाता है, समुदाय वगैरह जो होते हैं। तो उसी बिहाफ पे जो बच्चा होता है वो सीखता है, समाजीकरण से जुड़ता है, समाज से जुड़ता है। अब इसमें समुदाय जो होता है वो अपनी संस्कृति, परंपराओं और विश्वासों के माध्यम से बालक में उन लोगों का विकास करता है, उन गुणों का, जिन गुणों का विकास वह बालक के अंदर चाहता है। जो इंसान अब आगे आने वाली जितनी भी पीढ़ियाँ होती है, हर समुदाय, हर इंसान चाहेगा कि हमारे आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं वो सही बने, अच्छी अपनी लाइफस्टाइल जिए, हर कोई चाहता है। पहले का ज़माना कैसा था और अब का ज़माना कैसा है। तो जो समुदाय है वो अपनी संस्कृति वगैरह को, परंपराओं को और विश्वासों के माध्यम से ही जो है बालक के अंदर उन गुणों का विकास करता है, जिस प्रकार से जो समुदाय चाहता है। जैसे कि पर्व हो गए, पर्व फेस्टिवल्स हो गए इतने सारे, और उनका आयोजन के माध्यम से भी बालक को अपनी संस्कृति और परंपराओं का भी बोध कराता है। जितने भी फेस्टिवल्स वगैरह बनाए जाते हैं, जितने भी पर्व वगैरह, गुरुपुर्व हो गया या बहुत सारे होली, दिवाली, ये सब चीज़ें जो होती हैं, उन्होंने पढ़ा होगा आप लोगों ने दिवाली के बारे में कि वो जो होता है 14 साल का जो वनवास काटा था उन्होंने, वो सब इसमें पढ़ा था। तो वो चीज़ें जो होती हैं संस्कृतियों के बारे में वो लोग बच्चे जानते हैं इन सब चीज़ों से। त्यौहार हो गए, बहुत सारे रीति रिवाज हो गए, तो वो सब चीज़ें जो होते हैं वो समुदाय के द्वारा ही ये सीखा जाता है। जिस समुदाय में जिस फेस्टिवल को मनाया जाता है उस फेस्टिवल के अकॉर्डिंग बच्चा सीखता है। तो ये समुदाय की भूमिका भी हो गई। नेक्स्ट है उसमें मीडिया की भूमिका। अब मीडिया की भूमिका क्या होती है? बालक के समाजीकरण की प्रक्रिया में एक और महत्वपूर्ण कारक है जिसको मीडिया कहा जाता है। मीडिया से तात्पर्य उन संसाधनों से है जो एक बड़े समुदाय, एक राष्ट्रीय, सामाजिक और स्थानीय महत्व की सूचनाओं को पहुंचाते हैं। पहला प्रिंट मीडिया, जिसमें आ जाता है समाचार पत्र, पत्रिकाएं। दूसरा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इसमें सभी प्रकार के चैनल्स आते हैं, न्यूज़ चैनल आ गए, ऑनलाइन समाचार, सूचनाएं इत्यादि इसमें इन्वॉल्व होती हैं। तीसरा है सोशल मीडिया, इसमें सभी प्रकार के सोशल साइट्स होते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, ये सब चीज़ें होते हैं जिनके थ्रू जो होता है बच्चा सीखता है समाज में चल क्या रहा है।
अब जितनी भी पोस्ट वगैरह सोशल मीडिया पे मिलती है, न्यूज़ से मिलती हैं, अखबारों में मिलती हैं, संस्कृति के बारे में अगर वो पढ़ता है, जानता है, और आजकल के बच्चे तो सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया पे ही मिलते हैं। अब सोशल मीडिया के थ्रू कितने सारे पोस्ट देखने को मिलते हैं कि समाज में आखिर चल क्या रहा है, कोई किसी का मर्डर कर रहा है, कोई किसी का क्या कर रहा है, वो सब चीज़ें जानता है कि मर्डर करने से उसके साथ क्या हुआ नहीं हुआ, तो उस सब चीज़ों को वो जानते हैं कि समाज में एक्चुअल में हो क्या रहा है, चल क्या रहा है। इसके थ्रू जो होता है, मीडिया के थ्रू ही जो बच्चा है अपना प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से ही बालक के विकास में काफ़ी गहरा प्रभाव पड़ता है मीडिया का, क्योंकि बालक जो होता है समाचार पत्रिकाओं को पढ़ता है, और इसीलिए एक सभ्य समाज के निर्माण में मीडिया की जो भूमिका है वो बहुत ज़्यादा होती है। किंतु ये बात अलग है कि अपने दायित्वों का कितनी ईमानदारी से निर्वहन करते हैं। दायित्वों का निर्वहन मतलब कि मीडिया पर डिपेंड करता है कि वो झूठी खबर फैलाते हैं या सही खबर फैलाते हैं, ये इनके ऊपर डिपेंड करता है। तो इसीलिए जो है मीडिया की भूमिका बहुत ज़्यादा होती है इनकी। ये 5 प्रकार की जो भूमिका है, जैसे कि मैंने क्वेश्चन बताया आपको, तो इसमें से टॉपिक आ सकता है कि जो समाजीकरण के निर्माण में या समाजीकरण की प्रक्रिया में मीडिया किस प्रकार से भूमिका निभाती है। एक पर्टिकुलर टॉपिक भी पूछा जा सकता है, समाज या समुदाय के बारे में भी पूछा जा सकता है। ये होता है चैप्टर यहाँ पे कवर। मैंने सारे क्वेश्चन इसमें नहीं कवर करवाए, ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो था जो कवर करना था इसमें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है संस्कृति और शिक्षा। टॉपिक है संस्कृति का महत्व। एक्चुअल में संस्कृति की महत्व क्या है, इसमें इंपॉर्टेंस बतानी है इसकी। कि सबसे पहला पॉइंट इसमें दे रखा है, संस्कृति व्यक्ति के समाजीकरण में सहायक होती है। जैसे कि मैंने पहले वीडियो में बताया आपको पहले कि संस्कृति में जो है, पहले वाला चैप्टर में मैंने बताया था ना कि समाजीकरण से रिलेटेड, तो संस्कृति जो होती है वह समाजीकरण को वो बढ़ाने में, उसका विकास करने में मदद करती है। दूसरा पॉइंट है संस्कृति व्यक्तित्व निर्माण में, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में भी संस्कृति बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल निभाती है। कैसे? अब जितनी भी जैसी भी पर्सनैलिटी अलग अलग धर्मों की अलग होती है, जो नॉर्थ साइड में लोग रहते हैं उनका अलग होता है, साउथ का अलग रहता है, उनके रीति रिवाज अलग होते हैं, उनकी पर्सनैलिटी अलग होती है, तो उसका निर्माण करने में भी संस्कृति है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। संस्कृति जीवन जीने का कला सिखाती है। अब लाइफस्टाइल कैसी है बच्चों की, अब छोटा सा बच्चा है वो जैसे जैसे बड़ा होता है अपनी फैमिली से ही सीखता है कैसी लाइफस्टाइल जीनी है, उसे अपना फ्यूचर कैसे बनाना है, अपना करियर किस में बनाना है, तो उसकी जीवन जीने की जो कला है उसको सिखाने में ये मदद करती है। नेक्स्ट है संस्कृति सामाजिक वातावरण के अनुकूल में सहायक है। अब सामाजिक वातावरण, सोशल एनवायरनमेंट जिसे बोलते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही जो है संस्कृति जो है उसमें एडजस्ट करने के लिए ये मदद करती है। संस्कृति का जो है वो शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ता है? शिक्षा के पाठ्यक्रम पर संस्कृति प्रभाव डालती है। शिक्षा का पाठ्यक्रम समाज के उद्देश्य को ध्यान में रखकर बनाया जाता है। अब जो संस्कृति होती है उसका शिक्षा के पाठ्यक्रम पे भी बहुत ज़्यादा जो है इफेक्ट पड़ता है। इसका पाठ्यक्रम क्या होता है कि जो भी पुस्तकें हमारी बनती हैं वो बनाने के तरीक़ों में भी चेंजेस आते हैं। अब जिस प्रकार से जैसा एनवायरनमेंट रहता है, अलग अलग संस्कृति के लोग होते हैं, भारत में अलग होता है, बाहर की कंट्रीज़ में देखा जाए उनकी जो पाठ्यक्रम है, पुस्तकों की जो तरीके हैं, उसको पढ़ाने के तरीक़ों में भी चेंजेस आते हैं। बहुत ज़्यादा अदर लैंग्वेजेस में उनको पढ़ाया जाता है, संस्कृति से उनको जोड़ दिया जाता है। संस्कृतियों के बारे में आई थिंक आपने हिंदी में भी पढ़ा होगा, काफ़ी संस्कृतियों के बारे में, हिस्ट्री के बारे में भी हिस्ट्री में भी पढ़ाया जाता है संस्कृतियों के बारे में। तो वो शिक्षा के पाठ्यक्रम में भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, प्रभाव डालती है। और शिक्षण विधियों में भी कि पढ़ाने के तरीका, शिक्षण विधि क्या होती है कि पढ़ाने का, सिखाने के तरीकों में भी प्रभाव डालती है संस्कृति। अब जिस प्रकार की संस्कृति होगी उस संस्कृतियों के बारे में जितनी भी बुक्स वगैरह में लिखा होगा उसके बारे में जो टीचर्स होते हैं वो छात्रों को पढ़ाते हैं। तो जितने भी पढ़ाने के तरीके होते हैं वो टीचर्स पे डिपेंड करता है वो किस प्रकार से उन लोगों को पढ़ाते हैं। तीसरा है पाठ्य पुस्तकों पर प्रभाव। अब जो है प्रत्येक समाज के कुछ मूल्य और आदर्श होते हैं जिन्हें समाज भावी संतति में हस्तांतरित करना चाहता है। पाठ्य पुस्तकों में उन्हीं मूल्यों, आदर्शों, विश्वासों को ध्यान दिया जाता है ताकि नव संतति उन आदर्शों को आत्मसात करे और उनमें सामाजिक मूल्यों का विकास कर सके। उनमें सामाजिक मूल्यों का विकास करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। मूल्य और आदर्श किसी संस्कृति को प्रत्यक्ष रूप से प्रतिनिधित्व करते हैं। वैल्यू जो होती है किसी इंसान की नज़रों में वैल्यू बढ़ाने के लिए, सोसाइटी में अपनी इमेज बनाने के लिए, अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए जो है जो चेंजेस किए जाते हैं। अब जितने भी टीचर्स बच्चों को पढ़ाते हैं वो बुक्स वगैरह
में ही से ही पढ़ाते हैं। अब बुक्स वगैरह को इस प्रकार से उनमें जो मटेरियल उनको प्रोवाइड करवाया जाता है इस बिहाफ पर किया जाता है ताकि बच्चा जो है समाज से जुड़े, संस्कृति के बारे में जाने और आगे अपनी ज़िंदगी जी सके, अपनी लाइफस्टाइल है वो जी सके। शिक्षा के उद्देश्यों पर प्रभाव कि शिक्षा का क्या उद्देश्य होता है। शिक्षा का उद्देश्य होता है कि हर इंसान जो आगे आने वाली जितनी भी पीढ़ी है वो शिक्षा ग्रहण करे, नॉलेज जो है वो गेन करे, वो आगे बढ़ने की कोशिश करे, अपना करियर बनाए, अपना जो लाइफस्टाइल है वो अच्छे से जिए और जो अपने रीति रिवाज हैं उनको फॉलो करे, कला, साहित्य, संगीत इत्यादि में, इन सब चीज़ों में वो इन्वॉल्व हो और साथ ही साथ वो समाज की भावी पीढ़ियों में भी हस्तांतरित हो। जितनी भी चीज़ें होती हैं, रीति रिवाज वगैरह, वो चाहते हैं कि आगे आने वाली पीढ़ियाँ भी इन सब चीज़ों को जानें। विद्यालय में इसीलिए ही इन सब चीज़ों को पढ़ाया जाता है। विद्यालय पर संस्कृति का प्रभाव। अब विद्यालय पर संस्कृति का प्रभाव क्या पड़ेगा कि समाज का लघु रूप है, इसलिए जो समाज विशेष की संस्कृति होती है उस समाज के विद्यालय का वातावरण उस संस्कृति विशेष के अनुसार ही होता है। अब उस विद्यालय का एनवायरनमेंट जो होता है, स्कूल वगैरह के एनवायरनमेंट अलग अलग होते हैं, संस्कृति के अकॉर्डिंग ही होता है। अब साउथ के एरिया में देखा जाए तो वहाँ पे उनकी लैंग्वेज बोली जाती है, लोकल लैंग्वेज, और वहाँ पे इंग्लिश बोली जाती है साउथ में। अब उनकी संस्कृतियों को फॉलो करके उन सब चीज़ों को सिखाया जाता है। अलग अलग स्कूल्स में अलग अलग रीति रिवाज होते हैं, प्राइवेट स्कूल में अलग होता है, कॉम्पिटिशन्स वगैरह रखवाए जाते हैं, बहुत सारी जो एनुअल फंक्शंस वगैरह होते हैं, फंक्शंस वगैरह बहुत सारे होते हैं। अलग अलग स्कूल में, प्राइवेट में अलग टाइम पे होता है, सरकारी में अलग होता है। तो वो अपनी अपनी संस्कृतियों के अकॉर्डिंग ही जो होता है। भारत संस्कृति में क्या होता है कि 15 अगस्त में झंडा लहराया जाता है, स्कूल में फंक्शंस किए जाते हैं, एनुअल फंक्शन किए जाते हैं। अब बाहर की कंट्री का अलग रीति रिवाज होता है। तो जो समाज है, समाज की संस्कृति जो है उस विद्यालय पर प्रभाव डालती है। जो संस्कृति वगैरह, जो रीति रिवाज वगैरह जो चलते आ रहे हैं पहले के टाइम से ही, तो उन्हीं को ही विद्यालय जो है वो फॉलो करता है। अब इसके पीछे के क्वेश्चंस हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, संस्कृति की प्रकृति को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। संस्कृति की प्रकृति, संस्कृति की जो विशेषताएं हैं वो पढ़ना है। थोड़ा सा आप इसे पढ़ लीजिएगा। वैसे ये कोई भी डायरेक्टली क्वेश्चन इसमें नहीं आता है, ये क्वेश्चन अगर आप स्किप करना चाहें तो कर सकते हैं। और संस्कृति और शिक्षा के पारस्परिक संबंध क्या होते हैं। आप संस्कृति और शिक्षा के संबंध बताने हैं इसमें कि किस प्रकार से शिक्षा और संस्कृति के बारे में। नेक्स्ट है इसमें शिक्षा संस्कृति के हस्तांतरण पर किस प्रकार प्रभाव डालती है। टॉपिक मैंने नहीं कवर करवाया। और क्या विद्यालय की संस्कृति के संवर्धन में किस प्रकार की भूमिका है। ये 2 टॉपिक्स दे रखे हैं इसमें। वैसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, मैंने आपको सिर्फ संस्कृति से रिलेटेड बताया कि विभिन्न संस्थाओं की क्या क्या भूमिका रही है जो संस्कृति है। अब देखो, ये जो क्वेश्चन है, शिक्षा संस्कृति के हस्तांतरण पर किस प्रकार प्रभाव डालती है। अब एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है जो बच्चा जिसके थ्रू नई नई चीज़ों को सीखता है। अब अपना भी तो दिमाग वो इंसान यूज़ करता है। अब ज़रूरी तो है नहीं कि जो चीज़ सामने वाला हमें बताएगा वो चीज़ हम एक्सेप्ट करेंगे। हम अपना सही और गलत का फैसला भी हम कर सकते हैं। और संस्कृति के हस्तांतरण, संस्कृति का हस्तांतरण क्या होता है। इसमें 3 टॉपिक है, संस्कृति के संरक्षण, संस्कृति के हस्तांतरण और संस्कृति के संवर्धन। संवर्धन होता है कंजर्वेशन। संस्कृति के जो हस्तांतरण है इसको ट्रांसफ़र करना बोलते हैं जिसे। तो संवर्धन होता है उसको संभाल के रखना, संरक्षण मतलब सुरक्षित रखना, और हस्तांतरण मतलब उसका ट्रांसफ़र करना। अब संस्कृति जो है उसको संभाल के रखना, इट मीन्स कि जो भी रीति रिवाज चलते आ रहे हैं आगे आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं उन तक पहुँचाने के लिए, अपने रीति रिवाजों को बनाए रखने के लिए शिक्षा का क्या प्रभाव है। शिक्षा पे डिपेंड करता है, क्योंकि शिक्षा ही एक ऐसी चीज़ है जो बच्चा होता है नई नई चीज़ों को सीखता है। अब सीखने के बिहाफ पर जो होता है वो संस्कृतियों का सृजन करता है। जितनी भी संस्कृतियाँ, रीति रिवाज है, अपनी मेंटालिटी उसकी बनती है। अब वो सोच विचार करके ही अपनी जो संस्कृति है उसको एक्सेप्ट करता है। अब वो आगे चलते चलते उसकी जितनी भी पीढ़ियाँ चलती जाती है वो संस्कृति जो है वो एजुकेशन के ज़रिए ही जो है संस्कृति को बनाए रखता है। संस्कृति का हस्तांतरण क्या हो गया। संस्कृति का हस्तांतरण किस प्रकार से होता है, जैसे कि पहले फेस्टिवल्स कुछ और मनाए जाते थे, रीति रिवाज पहले के टाइम पे कुछ और होता था। धीरे धीरे वक्त बदला, पीढ़ियाँ आई, आगे जितनी भी जनरेशन है बढ़ती गई, तो धीरे धीरे जो होता है रीति रिवाज में चेंजेस आने लग जाते हैं। पहले के टाइम पे कुछ और होता था, आपके टाइम पे कुछ और होता है, तो वो हस्तांतरण हो गया एक प्रकार से संस्कृति का। और दूसरा है संवर्धन, कंजर्वेशन, कि उसको बनाए रखना किस प्रकार से रखें। तो जो भी है संस्कृति को बनाए रखने के लिए जो विद्यालय है या फिर जो शिक्षा है उसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो एजुकेशन ही एक ऐसी चीज़ है, क्योंकि एजुकेशन ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है इस चीज़ के लिए। कि अब देखो इसमें पॉइंट दे रखा है, संस्कृति के संरक्षण में शिक्षा की भूमिका क्या है।
जो संस्कृति होती है सामाजिक विश्वासों, परंपराओं, मान्यताओं आदि के अनुरूप ही चलती है। व्यक्ति को समायोजन करने में मदद करती है। समायोजन होता है एडजस्ट करने में, उसको मदद करती है। अगर व्यक्ति ये सामाजिक समायोजन नहीं कर पाता, समाज के साथ एडजस्ट नहीं कर पाता, उनके साथ कॉर्पोरेट नहीं कर पाता, जो समूह होता है, समाज में रहने वाले जो समूह होते हैं उनको अलग कर देते हैं समाज से। तो संस्कृति जो होती है वो एजुकेशन के बिहाफ पर ही जो होता है अपने हक को जान सकता है बच्चा। अपनी जो संस्कृति है उसको एक्सेप्ट करता है, उस पर विश्वास करता है। क्योंकि स्कूल्स वगैरह में क्या होता है कि स्कूल्स वगैरह में जितनी भी हमें बुक्स वगैरह पढ़ाई जाती है उनमें संस्कृति के बारे में पढ़ाया जाता है। तो उन संस्कृतियों के बारे में जानकर उस पर विश्वास करता है, उनकी जो मान्यताएं हैं, परंपराएं हैं, रीति रिवाज हैं, तो वो आगे आने वाली जितनी भी पीढ़ियां हैं वो उन सब चीज़ों को जानती है और वो धीरे धीरे दूसरों को भी समझाता है। तो आगे आने वाली जितनी भी पीढ़ियां उनके लिए संरक्षित करके रखना चाहता है जो समाज है, ताकि उस संस्कृति को भावी पीढ़ियों में हस्तांतरित कर सके, ताकि जो भावी पीढ़ियां मतलब कि आगे आने वाली जितनी भी पीढ़ियां उसमें ट्रांसफ़र कर सके। जो पहले के टाइम पे जो रीति रिवाज थे आगे बढ़ाया जा सके, उसको आगे नई नई जो जनरेशन आती जा रही है वो भी संस्कृति के बारे में जान सके। संस्कृति के हस्तांतरण में शिक्षा की भूमिका क्या होती है? हस्तांतरण से आशय है कि किसी चीज़ या विचार का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाना हस्तांतरण कहलाता है। वैसे तो इसे इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांसफ़र करना। अब ट्रांसफ़र क्या होता है कि एक चीज़ को दूसरी जगह पर, एक जगह को दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र करना। तो एक प्रकार से जो एजुकेशन है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी की तरफ ट्रांसफ़र करना, उसको संस्कृति को ट्रांसफ़र करने को ही हस्तांतरण कहा जाता है। तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जो अपनी जितनी भी हमारे रीति रिवाज हैं, आस्थाएँ हैं, विश्वास है रीति रिवाजों को लेकर, तो वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाना। तो ये भी है, शिक्षा इस कार्य में अपना महत्वपूर्ण योगदान देती है। संस्कृति का ज्ञान शिक्षा द्वारा ही होता है। जब बालक संस्कृति का ज्ञान प्राप्त करता है तो उसका अपनी संस्कृति के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण भी विकसित होता है। तो इसी बिहाफ पर जो है बच्चा सीखता है, उस संस्कृति के बारे में आगे बढ़ने की कोशिश करता है, उसी धर्म को, उसी संस्कृति को आगे वो फॉलो करता रहता है। संवर्धन। अब संवर्धन शब्द है सम उपसर्ग पूर्वक वृहद धातु और ल्यूट से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ है सम्यक या अच्छे प्रकार से विकास या बढ़ना। अब संस्कृति के संवर्धन में एक प्रकार से देखा जाए तो सही प्रकार से आगे की तरफ बढ़ना या किसी मान्यता या विचार को बहुत ही अच्छी प्रकार विकसित होने की प्रक्रिया को संवर्धन कहा जाता है। अब संवर्धन वैसे देखा जाए तो किसी चीज़ को का विकास करना, अच्छी चीज़ों में इन्वॉल्व होना। अब जितनी भी संस्कृति वगैरह होती है उनको एक्सेप्ट करता है बच्चा, उसमें सकारात्मक दृष्टिकोण उसका विकसित होता है। अब उसी बिहाफ पर वो अपना विकास भी करता जाता है और आगे बढ़ने की कोशिश भी करता रहता है। तो वो एजुकेशन के थ्रू ही होगा। अगर कोई बच्चा किसी चीज़ से अनजान होता है तो वो उन संस्कृति को एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो किसी और संस्कृति को एक्सेप्ट करेगा, फिर किसी और संस्कृति को एक्सेप्ट करेगा, वो एक अपनी संस्कृति को अपनाने के लिए जागरूक नहीं हो पाएगा। तो जो संवर्धन है उसके लिए शिक्षा एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। शिक्षा तो हर एक इंसान के लिए ज़रूरी होती है, लेकिन हर चीज़ का विकास करने के लिए, सर्वांगीण विकास जिसे बोलते हैं, कि हर प्रकार से किसी बच्चे का विकास करने के लिए एजुकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। वैल्यू की डेवलपमेंट करने के लिए हो गया, सामाजिकरण का डेवलपमेंट करने के लिए हो गया, तो वो सब को जो होते हैं महत्वपूर्ण भूमिका इसमें निभाते हैं। तो ये थे क्वेश्चन इसमें। अब ये थर्ड चैप्टर में से जिसमें संविधान से रिलेटेड टॉपिक दे रखा है, इसके पीछे के क्वेश्चन दे रखे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है संवैधानिक मूल्य शिक्षा के लक्ष्यों से कैसे संबंधित है। अब शिक्षा के जो उद्देश्य होते हैं, जो शिक्षा के लक्ष्य होते हैं कि हर इंसान शिक्षित हो, हर इंसान जो है आगे अपनी ज़िंदगी जी सके, अपना जो करियर है वो बना सके, अपना फ्यूचर बना सके, तो शिक्षा के कुछ लक्ष्य होते हैं। तो संवैधानिक मूल्य जो होता है उसका कनेक्शन क्यों होता है शिक्षा से, कैसे होता है? अब संविधान के अकॉर्डिंग ही जो है कानून, मतलब संवैधानिक मूल्य में क्या आता है कि कानून बनाए गए हैं शिक्षा से रिलेटेड, कि धर्म जाति के आधार पर उनके साथ किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव ना किया जाए, उनको समान रूप से उनको शिक्षा ग्रहण करने के लिए आमंत्रित किया जाए स्कूल्स में। क्योंकि काफ़ी ऐसे होते थे कि धर्मों के आधार पर ही उन लोगों की जो होती थी जो स्कूल्स वगैरह खोले गए थे पहले के टाइम पे, ब्रिटिशों के टाइम पे ऐसा होता था कि स्कूल्स वगैरह उनके धर्मों के आधार पर देखा जाता था। उनको एजुकेशन उनके धर्मों के आधार पर ही उनको एजुकेशन प्रोवाइड करवाई जाती थी और स्कूल्स में एडमिशन मिलते थे। लेकिन जब स्वतंत्र हुआ था भारत, तो उसके बाद संसद ने ये मतलब पारित किया था, ये संविधान लागू किया था, इनके लिए ऐसे कानून बनाए गए थे जिसके तहत जो है शिक्षा के अवसरों को बहुत ज़्यादा बढ़ाया भी गया था और सभी लोगों को समान रूप से शिक्षा ग्रहण करने के लिए उनको आमंत्रित भी किया था स्कूल में। तो ऐसे कानून बनाए गए थे कि किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव ना किया जाए
और संविधान का शिक्षा से क्या संबंध है। अब संविधान में ऐसे कानून बनाए गए थे कि सारे बच्चे एजुकेशन जो है वो गेन करें और जो है अपनी लाइफस्टाइल जी सके, वो सोसाइटी के साथ भी जुड़े, फैमिली के साथ भी जुड़े और अपना जो है प्रदर्शनकारी वो कर सके और अपनी जो है सही गलत का, अपनी ज़िंदगी जीने के लिए वो सही गलत का फैसले भी अच्छे से कर सके। और संवैधानिक मूल्य क्यों महत्वपूर्ण है। संवैधानिक मूल्य में क्या आता है कि जो एजुकेशन के लेवल पर देखा जाए तो संवैधानिक मूल्य का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब संविधान के तहत जितने भी कानून वगैरह बनाए गए हैं संविधान में, तो जो कानून बनाए गए हैं वो शिक्षा पे बनाए गए हैं। अब शिक्षा से रिलेटेड जितने भी कानून हैं, अनुच्छेद वगैरह बनाए गए हैं, जिसके तहत कुछ ऐसे कानून वगैरह भी बनाए गए हैं इनके तहत, ताकि अगर कोई गरीब घर से लोग हैं, तो जैसे कि सरकारी स्कूल्स वगैरह जो खोले गए हैं, सरकारी स्कूल जो है, तो उन लोगों के लिए निःशुल्क शिक्षा उनको प्रदान भी कराई गई है संविधान के तहत ही। अब अगर वैसे देखा जाए भारत जैसे देश में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और गरीबी वो भी बहुत ज़्यादा है। गरीब लोग होने की वजह से जो बच्चे होते हैं वो एजुकेशन जो है वो गेन नहीं कर पाते, स्कूल्स वगैरह में एडमिशन नहीं ले पाते हैं। तो इनके लिए गवर्नमेंट के अंडर में कानून वगैरह कुछ ऐसे बनाए गए हैं गवर्नमेंट के थ्रू, जिसके तहत उनको कुछ ऐसे अनिवार्य उनको शिक्षा भी दी जाए और उनको निःशुल्क शिक्षा दी जा सके। 8th देखा गया है कि 8th तक अब जो है एजुकेशन फ्री है। पहले के टाइम पर ऐसा नहीं होता था। बचपन में अगर जो छोटे बच्चे होते थे उनके एडमिशन के लिए भी फीस लगती थी, लेकिन अब 8 तक फ्री कर दिया गया, फ्री एजुकेशन उनको मिलती है। अब 9th में जो होते हैं बच्चे एलिजिबल होते हैं इस लेवल पर आकर कि वो आगे की स्टडी वो कर सके। तो उनके लिए, गरीब बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा सभी प्रकार से जो है उनको शिक्षा वगैरह भी दी जाती है। तो ये कानून का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एजुकेशन के लेवल पर, ताकि सभी लोग समान रूप से अपनी जो है लाइफस्टाइल जी सके, समान रूप से जो है स्वतंत्र रह सके, स्वतंत्र रूप से वो अपनी जो है शिक्षा ग्रहण कर सके। तो ये पीछे के कुछ टॉपिक्स हैं, ये मैंने आपको बताया है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें है। अब इसमें जो 4th चैप्टर दे रखा है, मैं 4th चैप्टर आपको कवर नहीं करवा रही हूँ। 3 ही क्वेश्चन जो थे इंपॉर्टेंट थे, इसमें 2 सेकेंड यूनिट जो है ये कवर हो चुका है इसमें। तो ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मैंने इसमें बताया, कुछ टॉपिक्स भी मैंने इसमें कवर करवाया। आप लोगों के पास टाइम बहुत कम था, इसलिए मैंने आपको पूरा डिटेल में वीडियो नहीं बनाई है आप लोगों के लिए। ये कुछ क्वेश्चंस भी बताए मैंने और कुछ टॉपिक्स जो इंपॉर्टेंट थे इस यूनिट में मैंने आपको कवर किया। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।